वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। आज का वीडियो थोड़ा ऑफ ट्रैक रहने वाला है क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के टॉप लीडिंग प्राइवेट बैंक्स जो आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी है, उसमें फ्रॉड की न्यूज निकल के आ रही है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, केस स्टडीज क्या कहते हैं, इन्वेस्टर खुद को सेफ कहाँ पे महसूस कराएंगे, पैसे बैंक में रखना सेफ है या नहीं, एफडी बनाना सेफ है या नहीं, या फिर आगे जाके ये बैंक्स के शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। एंड ये दोनों भी फ्रॉड जो है वो बहुत साल पहले हुए थे एंड आज निकल के आ रहे हैं। तो क्या आज के डेट में भी कोई फ्रॉड चल रहा है एंड आगे जाके वो निकल के आ जाएगा, हु नोज। लेकिन हम लोग ये दो केस स्टडीज इन डिटेल देखने वाले हैं, सो बी विथ मी टिल एंड। स्टार्ट करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की कर्मचारी साक्षी गुप्ता, जो सिर्फ 26 साल की थी। उन्होंने 2020 से 2023 तक 4.58 करोड़ का फ्रॉड किया है। वो कैसे? वो कोई हैकर नहीं थी, ना कोई आउटसाइडर पर्सन थी, वो इंटरनल पर्सन थी। तो उसने सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सिस्टम का मिसयूज करके एफडी सिस्टम मैनिपुलेट कर दी थी। तो वो कैसे? तो जो भी लोगों की एफडी आईसीआईसीआई बैंक में थी, तो उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो इंटरनली चेंज कर दिए गए एंड टोटल 41 अकाउंट्स के साथ ये चीज हो गई एंड टोटल 110 एफडी ब्रेक करके पैसे नेट बैंकिंग थ्रू अदर अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। तो ये हुआ कैसे? इंटरनल एक्सेस की वजह से साक्षी गुप्ता ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो एफडी से लिंक थे, वहां पे साक्षी ने अपने रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर कर दिए, जिसके चलते ओटीपी एंड अदर नोटिफिकेशन जो है उनके नंबर पे चला गया एंड बहुत सालों से किसी भी इन्वेस्टर को ये चीज पता नहीं चली कि ये ऐसे भी हो रहा है। फाइनली 2024 में जाके एक कस्टमर अपनी एफडी देख रहा है तो पूरी की पूरी वाइप आउट हो गई थी। जो एफडी 1.5 लाख रुपीस की थी एंड 18 फरवरी 2024 में साक्षी के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कर दी गई आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू। एंड सिंपली आईसीआईसीआई बैंक ने ये सिस्टम फॉलो किया कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, यानी ZTP। आईसीआईसीआई बैंक ने ये केस के ऊपर कहा है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हम लोग ने अडॉप्ट की है, जिसकी वजह से साक्षी को इमीडिएट एग्जिट दी गई। एंड आज के डेट में ये फ्रॉड क्यों निकल के आया? टोटल 41 बैंक अकाउंट होल्डर के साथ ये फ्रॉड हुआ है एंड 110 एफडीज ब्रेक करके 3 करोड़ के आसपास पैसे जो है एक ओल्ड लेडी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। तो साक्षी ने ये पैसे जो है कोई लैविश लाइफ जीने के लिए या फिर खुद के ऊपर स्पेंडिंग करने के लिए तो नहीं लिए थे, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लिए थे। एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके भी उसका कहना ये था कि ये मैं पैसे कमाऊंगी एंड जितने पैसे लिए थे फिर से कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगी। तो वैसे ना होते हुए उसके पहले ही वो हादसा पकड़ा गया। टोटल जो पैसे निकाले गए थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे वो भी लॉस हो गए। अगर इन डेप्थ रिसर्च किया होता तो ये पैसे भी बच जाते थे एंड इन्वेस्टर को बाद में भी मिल सकते थे। लेकिन वैसे ना होते हुए साक्षी को अरेस्ट कर दिया 2024 में, उसके खुद के बहन के शादी से, जो उनके फैमिली के लिए या फिर साक्षी के लिए बहुत बुरी चीज रहेगी। लेकिन जो इंसिडेंट उसने किया था जिसके चलते ये एक्शन नेसेसरी है। अब भी ये सवाल उठता है कि ये बैंकिंग सिस्टम इतनी वीक है, इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो फिर ये इन्वेस्टर ट्रस्ट कैसे करेंगे? आगे जाके ऐसे इंसिडेंट ना हो तो उसके लिए बैंक जो भी एक्शन लेगा वो आगे ही पता चलेगा। लेकिन जो चीजें आपको थरोली फॉलो करनी है एंड ये केस से आपको जो कुछ सीखना है, वो आप स्क्रीन पे 5 पॉइंट्स आपको दिखेंगे, वो डेफिनेटली फॉलो करना। तब जाके आप कहाँ ना कहाँ पे खुद को सेफ महसूस कराओगे एंड अच्छा खासा एक ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। अभी तक आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। अभी देखते हैं सेकेंड केस स्टडी जो अगेन बैंकिंग फ्रॉड है। तो लीलावती हॉस्पिटल यानी लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के फाउंडर किशोर मेहता के बेटे प्रशांत मेहता ने एलिगेशन लगाया है, केस फाइल की है अगेंस्ट शशिधर जगदीशन, जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ है। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पूरी स्टोरी है क्या। सबसे पहले एलिगेशन क्या लगाया है, तो हैरेसमेंट,
तो स्टार्ट करते हैं 1995 से। किशोर मेहता की एक अनदर कंपनी थी ब्यूटीफुल डायमंड्स, एंड सेम टाइम पे लीलावती हॉस्पिटल के ट्रस्ट भी वही रन कर रहे थे। वो टाइम पे एचडीएफसी बैंक से लोन लिया गया था समथिंग अराउंड 14 करोड़, एंड कुछ अप्स एंड डाउन की वजह से 2004 में किशोर मेहता ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद लीलावती ट्रस्ट के मेंबर बन गए विजय मेहता, जो किशोर मेहता के भाई थे। एंड 2004 से ये डिफॉल्ट केस चलते आ रहा है, जो कि 14 करोड़ जो थे आज के डेट में 65 करोड़ विद इंटरेस्ट बन चुके हैं, एंड अभी भी रिपे नहीं किए हैं। लास्ट ईयर 2024 में किशोर मेहता की डेथ होती है, एंड उनके बेटे ऑफिशियल मेंबर होते हैं ट्रस्ट के। प्रशांत मेहता ने ये एलिगेशन लगाया है कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ को स्पेशली फंड्स देके लोन रिपेमेंट के लिए हैरेसमेंट करने बोला था, यानी बार बार लेटर भेजो या फिर कोर्ट में केस फाइल करो, जिसकी वजह से किशोर मेहता की 2024 में डेथ हो गई, ऐसे प्रशांत मेहता का कहना है। सीईओ के साथ अदर ऑफिसर्स के ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया है। एचडीएफसी बैंक का क्या कहना है वो हम लोग समझते हैं। एचडीएफसी बैंक टोटली अपने सीईओ एंड एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट कर रही है। एचडीएफसी बैंक का यही कहना है कि टोटल 65 करोड़ का जो लोन है वो नहीं देना है, इसके वजह से ये कॉन्स्पिरेसी रखी गई है, जिसे एचडीएफसी बैंक टोटली सपोर्ट नहीं कर रही। एंड मजेदार चीज ये है कि 2 करोड़ की रिश्वत एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने ली थी, ऐसे एक डायरी में लिखा था। एंड वो डायरी 1.5 करोड़ की रिश्वत देके के जो सीनियर डॉक्टर से उनके थ्रू डिस्ट्रॉय कर दी, एंड 1.5 करोड़ जो है एक सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू उन्हें दिए गए थे, ये भी परमानेंट ट्रस्टी का कहना है। तो है ना एक इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये सभी केस स्टडीज से एज ए इन्वेस्टर आपको क्या सीख मिलती है? तो एक ही आपको सीख मिलती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी कहो या फिर आईसीआईसीआई कहो, एक वेल नोन बैंक से उनका मार्केट कैप लैक्स ऑफ करोड़ में है, तो उनके लिए इतनी ये बड़ी चीज मायने नहीं रखती है। लेकिन जब भी कभी आप निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 200, निफ्टी 500 के कंपनीज देखते हो, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, लेकिन एक ऐसी चीज है कि कंपनी के ऊपर कोई केस या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर कोई केस नहीं आया था, कोई फ्रॉड में कंपनी नहीं फंसी थी। तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है देखना जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो। तो किसी भी वेबसाइट में जाके एक बार न्यूज आर्टिकल में डेफिनेटली जाना, तो आपको पता चलेगा कि कभी ना कभी ऐसी कुछ चीज हुई थी, या फिर स्वॉट एनालिसिस डेफिनेटली चेक करना कि पहले ऐसी कोई चीज हुई थी जिसकी वजह से आज के डेट में भी शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट आ सकता है। चलिए देखते हैं कि ये बैंक के शेयर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ गया था। तो यहाँ पे आप एचडीएफसी का चार्ट देख सकते हो कि जब भी ये न्यूज आ गई थी तो वो टाइम पे ऐसी कोई चीज हुई नहीं। कल के दिन हालांकि एचडीएफसी बैंक जो है टोटल न्यू हाई देख के नीचे आ गया था, लेकिन वैसे आप बैंक निफ्टी पे देखोगे तो सेम सिनेरियो है, क्योंकि लीडिंग बैंक है एचडीएफसी बैंक जो है बैंक निफ्टी को लीड करती है। सबसे ज्यादा प्राइवेट बैंकिंग का अगर मार्केट कैप रहेगा तो वो एचडीएफसी बैंक का है। एक बैंक की वजह से सभी बैंक्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, एंड ऐसे पहले भी बहुत बार हुआ है कि एक बैंक का क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो बहुत कम लग गया, एंड वही बैंक जो है लीड करती है बैंक निफ्टी को, या फिर रिलायंस जैसा शेयर निफ्टी 50 को लीड करता है, यानी कि उतना वेटेज है उसमें। वैसे ही एचडीएफसी बैंक का वेटेज है बैंक निफ्टी के इंडेक्स में। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो कहा ना कहा पे एक छोटा सा ड्रॉप आ गया है, लेकिन उतना मायने नहीं रखता है। एंड आईसीआईसीआई बैंक के डेली चार्ट पे भी आप सेम सिनेरियो देख सकते हो कि एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने मिल रहा है, लेकिन कहा ना कहा पे तो मैं ज्यादा नहीं, लेकिन 30-40% इन्वेस्टर्स जो है वो प्रिकॉशन डेफिनेटली ले लेंगे, एंड 30-40% इम्पैक्ट डेफिनेटली शेयर प्राइस पे आ गया है ऐसे लग रहा है, जो कि ओवरऑल प्राइस मूवमेंट आप देख सकते हो कि अपसाइड जाने के लिए रेडी था,
लेकिन ये न्यूज की वजह से टोटल 100% नहीं लेकिन 30-40% इम्पैक्ट डेफिनेटली हुआ है। एंड अगर इससे बचना है तो जो मैंने स्टार्टिंग में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वो डेफिनेटली फॉलो करना। फिर आपका बैंक अकाउंट कहाँ पे भी होने दो। अगर नॉर्मल इन्वेस्टर्स को यही लगता है कि इतने बड़े बैंक्स में ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं तो कोऑपरेटिव बैंक में अगर पैसे रहेंगे तो वहां पे ज्यादा चांसेस है ऐसी सभी चीजें होने। तो हु नोज कि कभी कहाँ पे कौन सी चीज हो सकती है। लेकिन स्क्रीन पे दिए गए 5 पॉइंट जो है वो थरोली फॉलो करना ताकि आप भी खुद को सेफ महसूस कर पाओगे एंड डेली ट्रैक मेंटेन रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।